हेलो दोस्तों। तो चलिए आज फिर से हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास घटना चक्र के माध्यम से पुनरावलोकन करते हैं कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं उसे हम लोग को देखना ज़रूरी है। तो आज 101 से शुरू करते हैं और जहां पर प्राचीन इतिहास ख़त्म हो जाएगा वहीं तक आज करेंगे। और इसके 3 वीडियो हो गए हैं जो 1, 2, 3 करके क्रम में होगा। उसका प्लेलिस्ट लिंक में हम डाल देंगे। ये तीनों एक बार ज़रूर देख लेंगे आप लोग। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? कौन बता दिए थे कि पृथ्वी के धुरी पर घूमने के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो ये आर्यभट्ट के द्वारा कह दिया गया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर या पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते रहती है। कौन कहा? आर्यभट्ट। इसी के कारण क्या होता है? सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के कारण ही दिन और रात होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखें कि इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र के लिए हम लोग सुश्रुत को जानते हैं। तो सुश्रुत को जानते हैं, ये औषधि के क्षेत्र के क्या थे? नाम से जाने जाते थे। अब अगला प्रश्न देखें। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध या नालंदा? तो हम लोग जानते हैं कि चीनी यात्री जो कौन ह्वेनसांग किसके दरबार में आए थे? हर्षवर्धन के दरबार में आए थे और बौद्ध धर्म की दीक्षा शिक्षा लेना था, तो इसलिए किस विद्यालय में पढ़े? नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े। कौन पढ़े? ह्वेनसांग। जिस समय ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा लिए उस समय उसके आचार्य कौन थे? सीलबद्ध याची, जो वीडियो में जब पढ़े होइएगा तो उसमें पूरा बात को बताया गया है। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़े के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? क्या देख रहे हैं कि ह्वेनसांग के समय सूती कपड़ा, कौन कपड़े के लिए? सूती कपड़ा के लिए कौन सा क्षेत्र जो है उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र था, जो प्रसिद्ध था, जाने जाते थे? वाराणसी, पाटलिपुत्र, मथुरा या कांची? तो मथुरा। इसके लिए जाने जाते थे? सूती कपड़ा के लिए। किस समय? ह्वेनसांग के टाइम में जब आए थे ह्वेनसांग, तो उस समय मथुरा किसके लिए? सूती कपड़ों के लिए जाना जाता था। कविवान निवासी था। कविवान कहाँ के? पाटलिपुत्र के निवासी थे। और ये वान जो हैं, वान भट्ट, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। कविवान भट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और पाटलिपुत्र क्षेत्र में के निवासी थे। हर्षचरित्र, कादम्बरी और चंडी शतक इनकी प्रमुख रचना है। तो ये हर्षचरित्र और कादम्बरी याद रखेंगे कम से कम। चंडी शतक नहीं याद रहे, लेकिन हर्षचरित्र और कादम्बरी किसका है? कविवान का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 106। चीनी यात्री इत्सिंग, कौन? इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया। इत्सिंग जो बिहार आए थे वो 671 या 72 ईस्वी में आए थे, लेकिन ऑप्शन में ऐसा तो है ही नहीं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा आंसर? उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन हमको याद रखना है इत्सिंग जो है 671 या 72 में आए थे। चीनी यात्री फाहियान कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे। ह्वेनसांग हर्षवर्धन और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम सब कुछ भूल जाइए, ये दोनों को यात्री को नहीं भूलिए। फाहियान किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त। ये धर्मपाल कहाँ विश्वविद्यालय में है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं धर्मपाल। कौन विश्वविद्यालय? विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में, इसके संस्थापक कौन हुए? धर्मपाल। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय का कुमारगुप्त। एक और हो जाता है उदंतपुरी विश्वविद्यालय। उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हुए? गोपाल। उदंतपुरी विश्वविद्यालय, गोपाल। तीनों विश्वविद्यालय देखिए। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त, उदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल, विक्रमशिला का धर्मपाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का धर्मपाल और उदंतपुरी का गोपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं। कौन से पत्र? ताम्रपत्र पर जो लेख हैं ये दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क कौन क्षेत्र से था। तो जावा और सुमात्रा के क्षेत्र से हम लोग को प्राचीन काल के जो ताम्रपत्र है उस पर वहाँ से व्यापार के बारे में पता चल जाता है। तो चलिए आगे बढ़े हैं अगला प्रश्न पर। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा और बौद्ध विहार की स्थापना की तथा इसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। तो नालंदा के बौद्ध विहार की स्थापना, नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना की और उसके रखरखाव हेतु देवपाल से 5 गांव दान में दे दी। कौन थे? तो बालपुत्र देव। कौन थे? बालपुत्र देव। स्वर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने की प्रस्ताव की। वीडियो का साउंड आ रहा होगा कि नीचे में कहीं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। नालंदा विश्वविद्यालय के कारण तो आप जानते हैं कि उसको डाल देंगे। क्यों? मुसलमान थे। क्यों डाल देंगे? क्योंकि बख्तियार खिलजी जो थे नालंदा विश्वविद्यालय का ये तुर्क मुस्लिम थे। इसके द्वारा कहा जा रहा है कि नष्ट कर दिया गया, आग लगा दिया गया नालंदा विश्वविद्यालय में। तो नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश के कारण कौन थे? मुसलमान को यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिए, लेकिन याद क्या करना है? बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में कौन शासक? चंदेल शासक। कौन मंदिर? खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर की स्थापना कौन के? चंदेल शासकों ने खजुराहो मंदिर की स्थापना की थी। तो हम क्या देखें कि नालंदा जो है का विनाश, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किनके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा। और चंदेल शासक ने क्या? कौन सा मंदिर? खजुराहो मंदिर के नींव डाली। अगला प्रश्न देखें। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक जो ऊपर में अभी बताए थे, कौन? धर्मपाल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना कौन किए थे? धर्मपाल। और गोपाल उदंतपुरी। और नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त। याद रखेंगे। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? कौन साहित्य? संगम साहित्य में। तो संगम साहित्य में चोल चेर पांडे का है। चोल चेर पांडे किसका? चोल चेर पांडे। किस साहित्य से? संगम साहित्य में। लेकिन कदम्ब साहित्य, कदम्ब वंश का कोई उल्लेख नहीं है। किसमें? संगम साहित्य में। कौन कौन का है? तो चोल चेर और पांडे का है। इसे भी पढ़ेंगे हम लोग जब चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए आगे। संगम युग में उड़ैयूर जो है किसके लिए विख्यात था? कौन जगह? उड़ैयूर। तो उड़ैयूर जो था ये कपास के व्यापार के लिए था। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था संगम काल में। कौन? उड़ैयूर। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो हम लोग को पहले से किताब का सूची उपलब्ध करा दिए हैं, बार बार बोल रहे हैं कि उसे ये देख लेंगे। विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस है। ठीक। पृथ्वीराज रासो, फिर पूछ दिया एक पुस्तक। पृथ्वीराज रासो किनका है? चंद्रवरदाई का। चंद्रवरदाई का कौन पुस्तक? पृथ्वीराज रासो किनका है? चंद्रवरदाई का। अब देखेंगे सोपनवास दत्ता के लेखक कौन है? तो भास हैं। सोपनवास दत्ता के लेखक भास। सोपनवास दत्ता के लेखक भास। सोपनवास दत्ता के लेखक कौन है? भास है सोपन दत्ता का लेखक। कुमार संभव महाकाव्य की रचना किसने की? कालिदास ने। कुमार संभवों की रचना किसने की? कालिदास ने। इस बार बीपीएससी में देख रहे हैं 67 बीपीएससी में पूछा गया है। किरातार्जुनीय पुस्तक की लेखक कौन है? भारवी। किरातार्जुनीय लेखक का पुस्तक कौन है? भारवी। ठीक। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन रहा। कौन ऐसा स्रोत है जो व्यापारिक मार्ग के बारे में कुछ नहीं बताया? तो मिलिंद पन्हो। कौन चीज? मिलिंद पन्हो। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हो में नागसेन
और मिनांडर के बीच जो बात हुई थी, नागसेन और मिनांडर के बीच जो वार्तालाप हुआ, उसी के बारे में उसमें चर्चा है। व्यापारिक मार्ग के बारे में कोई चर्चा नहीं है। समझ गए? तो मिलिंद पन्होम में किसके चर्चा है? नागसेन और मिलिंदर। मिलिंद पन्होम, नागसेन एवं मिलिंदर के बीच का वार्तालाप के बारे में लिखा गया है। चलिए, हर्षचरित नामक पुस्तक कौन लिखे? तो हर्षचरित पुस्तक के नाम के लिखे हैं वानभट्ट। कौन लिखे हैं हर्षचरित? वानभट्ट। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। लग रहा होगा जगह का नाम, शासक हैं। चोल वंश के संस्थापक कौन है? विजयालय। चोल वंश के संस्थापक विजयालय। देख रहे हैं, पूरा करंट पूछ रहे हैं, पूरा करंट में अपडेट है। 2022 में पूछा गया है, याद रख लेंगे। चोल वंश के संस्थापक कौन है? विजयालय। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। तो ये भी है प्रश्न है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भूलेंगे नहीं आप लोग कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है। चोल काल जो है ग्राम पंचायत के लिए, स्थानीय स्वशासन। कहीं ग्राम पंचायत नहीं लिखा रहे तो क्या लिखा रहेगा? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था कौन? चोल काल। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन? अब ये देख रहे हैं कौन सा? चोल को देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? तो मंदिरों का आकर्षक द्वार गोपुरम कहलाते थे। मंदिरों का आकर्षक द्वार गोपुरम कहलाते थे। तो प्राचीन भारत से जो पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न था वो हम लोगों ने 3 वीडियो में समाप्त कर लिया। अब जो देखेंगे आधुनिक भारत को देखेंगे। चलिए, थैंक यू।